मोदी का बयान, कहा देश के समग्र विकास का बन रहा माध्यम। श्री अन्न गांवों और 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद 50% मीडिया हाउस हुए बंद। बड़ी तादाद में की गई पत्रकारों की नौकरी। पंजाब में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। अमृतपाल को खोजने के लिए चल रही छापेमारी। पूरे पंजाब में इंटरनेट बंद। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उन्नाव और कानपुर दौरा करेंगे आज। दोपहर 12 बजे उन्नाव में पूर्वा में संगोष्ठी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की कर्मचारी नेताओं संग बातचीत रही बेनतीज। आज फिर हो सकती है बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका news@9 PM में, माफ कीजिएगा 9 AM में। खबर की शुरुआत करते हैं जहां सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। सुबह 10:30 बजे हेलीपैड रामकथा पार्क पहुंचेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे हेलीपैड रामकथा पार्क पहुंचेंगे सीएम। 11:10 से 11:20 तक हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। 2:20 से 3:30 तक मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। तो वहीं 4:15 पर सूर्य कुंड सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी के आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सीएम योगी के आज के कार्यक्रम में वो करेंगे कई जगहों का निरीक्षण। सुबह 10:30 बजे हेलीपैड से रामकथा पार्क पहुंचेंगे सीएम। 11:10 से 11:20 तक हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। तो वहीं 11:25 पर श्री राम जन्मभूमि में करेंगे दर्शन पूजन। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं 2:20 से 3:30 तक मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आज का कार्यक्रम। उन्नाव और कानपुर के प्रवास पर रहेंगे यूपी अध्यक्ष। दोपहर 12 बजे उन्नाव में पूर्वा में संगोष्ठी का कार्यक्रम। शाम 5 बजे कानपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज उन्नाव और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे उन्नाव के पूर्वा में संगोष्ठी कार्यक्रम। तो वहीं शाम 5 बजे कानपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। उन्नाव और कानपुर के प्रवास पर रहेंगे यूपी अध्यक्ष। दोपहर 12 बजे उन्नाव में पूर्वा में संगोष्ठी कार्यक्रम। शाम 5 बजे कानपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक। खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने विजय मिश्रा को सुनाई 5 साल की सजा। सभा में सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग का आरोप। फूलपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में हुई सजा।
खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने विजय मिश्रा को सुनाई 5 साल की सजा। बता दें, सभा में सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग का आरोप है, जिसमें फूलपुर थाने में दर्ज है आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने विजय मिश्रा को सुनाई 5 साल की सजा। सभा में सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग का आरोप। फूलपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में हुई सजा। जमीन विवाद में युवक की गई हत्या। चाकू मारकर एक व्यक्ति की गई हत्या। मकान बनवाने के दौरान हुआ था झगड़ा। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार बाजार की घटना बताई जा रही है। खबर कुशीनगर से है, जहां जमीन विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। चाकू मारकर की गई है हत्या। बताया जा रहा है मकान बनाने के दौरान हुआ था झगड़ा। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार बाजार की घटना। जमीनी विवाद के चलते चाकू मारकर की गई एक युवक की हत्या। मकान बनवाने के दौरान हुआ था झगड़ा। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार बाजार की घटना। खबर कुशीनगर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। खबर गोंडा से है, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने खबर चलने के बाद लिया मामले का संज्ञान। लापरवाही से युवक की मौत के मामले पर लिया डिप्टी सीएम ने संज्ञान। साथ ही सख्त निर्देश भी दिए। सीएमओ को 20 मार्च तक रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश। बता दें कि वरदान हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते हुई थी युवक की मौत। सीएमओ ने जांच के उपरांत हॉस्पिटल को किया सील। डिप्टी सीएम ने कहा, दोषियों के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई। खबर गोंडा से है, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम ने लिया खबर का संज्ञान। लापरवाही से युवक की मौत के मामले पर डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। साथ ही सख्त निर्देश भी दिए। खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। बुलावटी के बाजार और रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। गुलवटी के बाजार और रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। खबर बागपत से है, जहां बदमाशों का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस अभिरक्षा में जेल जाते समय बनाया गया था वीडियो। पुलिस अभिरक्षा में जेल जाते समय बनाया गया था वीडियो। वीडियो में बदमाश दिख रहे हैं बेखौफ।
दिन दहाड़े युवकों के साथ की थी मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। बदमाश अनस उर्फ अन्ना का बताया जा रहा है ये वीडियो। बागपत के नेशनल हाईवे का मामला। बदमाशों का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। खबर बागपत से है, जहां बदमाशों का वीडियो तेजी से वायरल। बता दें, पुलिस अभिरक्षा में जेल जाते समय बनाया गया था वीडियो। दिन दहाड़े युवकों के साथ की थी मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। वायरल वीडियो बदमाश अनस उर्फ अन्ना का बताया जा रहा है। मामला बागपत के नेशनल हाईवे का है। खबर देवबंद से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। गन्ना कोलू पर काम करने के दौरान हुआ हादसा। देवबंद के कुरणी गांव का मामला। देवबंद में लगातार 24 घंटे से हो रही है बरसात। खबर देवबंद से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत का मामला सामने आ रहा है। गन्ना कोलू पर काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। देवबंद के कुरणी गांव का मामला। साथ ही देवबंद में लगातार 24 घंटे से हो रही है बरसात। जालौन में जिला प्रशासन के दावे हुए फेल। उरई मुख्यालय के डीएम कार्यालय की बिजली गुल। जनरेटर के सहारे दी जा रही विद्युत सप्लाई। जनरेटर के सहारे दी जा रही विद्युत सप्लाई। बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं इलाकाई लोग। जालौन में जिला प्रशासन के दावे हुए फेल। उरई मुख्यालय के डीएम कार्यालय की बिजली गुल। जनरेटर के सहारे दी जा रही है विद्युत सप्लाई। बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं इलाकाई लोग। जालौन में जिला प्रशासन के दावे हुए फेल। उरई मुख्यालय के डीएम कार्यालय की बिजली गुल। जनरेटर के सहारे दी जा रही है विद्युत सप्लाई। हरदोई में दबंगों ने चक्की कारखाने में लगाई आग। आग लगने का विरोध करने पर मां बेटे को पीटा। दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर चक्की कारखाने में लगाई आग। मां बेटे दोनों घायल, सीएचसी पर कराए गए भर्ती। बताया जा रहा है कि दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर चक्की कारखाने में लगाई आग। मां बेटे दोनों घायल, सीएचसी में कराए गए भर्ती। पीड़ित ने थाने पर दी तहरीर, पुलिस जांच में जुटी। सांडी थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव का मामला। खबर हरदोई से है, जहां दबंगों ने चक्की कारखाने में लगाई आग। आग लगाने का विरोध करने पर मां बेटे को बुरी तरह से पीटा। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर चक्की कारखाने में लगाई आग।
मां बेटे दोनों घायल, सीएचसी में कराए गए भर्ती। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे मैनपुरी की, जहां 12 लाख कीमत की नकली व प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। औषधि निरीक्षण और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम की नकली दवाइयां बरामद। थाना कुरवली इलाके से हुई नकली दवाइयां बरामद। 12 लाख कीमत की नकली व प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। औषधि निरीक्षक और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम की नकली दवाइयां बरामद। थाना कुरावली इलाके से हुई नकली दवाइयां बरामद। खबर मैनपुरी से है, जहां 12 लाख के कीमत की नकली और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम की नकली दवाइयां बरामद। खबर मैनपुरी से है, जहां नकली दवाइयां की गई बरामद। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने दिखाया सख्त रुख। जिले में हो रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए गूगल के द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं करने एवं पुलिस को वांछित सहयोग प्रदान न करने पर गूगल को 2 बार पत्र लिखा। गूगल कंपनी के द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्रों में वांछित जानकारी और आवश्यक सहयोग प्रदान न करने पर पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी दिखाई। स्पष्ट और साफ शब्दों में कड़ा पत्र लिखकर किया गया है। निर्देशित वांछित सहयोग नहीं मिलने पर गूगल कंपनी को न्यायालय में उपस्थित कराने की चेतावनी भी दी गई है। पे कस्टमर केयर नंबर के द्वारा गलत नंबर द्वारा साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं, जिसमें लोग अपनी गाड़ी कमाई को खो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल इंडिया को और गूगल यूएस को लेटर लिखा था उनके नोडल ऑफिसर्स को भी, और उनसे जानकारी मांगी गई थी अलग अलग अपराधों के संबंध में कि फ्रॉडस्टर्स के बारे में जानकारी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने के लिए। इसी तारतम्य में आज दोबारा उनको एक चिट्ठी लिखी जा रही है और उन्हें बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि अगर वो लोग सहयोग नहीं करेंगे और जानकारी नहीं देंगे तो कोर्ट के माध्यम से उनको भी समन किया जाएगा और उनकी टीम को बलरामपुर रामानुजगंज न्यायालय में पेश होने के लिए बुलाया। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। वन परिक्षेत्र बहरासी के आगजनी मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र बहरासी के चौरापारा नामक स्थान में रात को 1:30 बजे आग लगाते हुए एक अपराधी को पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अपराधी को उप जेल मनेंद्रगढ़ भेज दिया गया। दिनांक 13/3/2023 को हम लोग रात्रि में वनों की सुरक्षा के लिए रात्रि भ्रमण कर रहे थे। उस समय हमारी 2 टीमें थी। एक वन रक्षक श्री सीताराम सिंह का करीब 1:45 बजे रात 1:45 में श्री सीताराम सिंह वन रक्षक द्वारा हमें सूचना दी गई कि एक अपराधी P-72 में पकड़ा गया है आग लगाते हुए, आप आइए। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और वन रक्षक का सहयोग करते हुए अपराधी को पकड़कर नाका ले आए।
बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीआरपी आरबी के एफएल सीआरपी पीआरपी पदों पर कार्य कर रही महिलाओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 14 से 18 मार्च तक प्रदर्शन किया। वहीं रैली के माध्यम से बलरामपुर डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। NRLM के संयुक्त कैडर हैं। हम लोग का जो बिहान योजना है उसमें 5 प्रकार का कैडर है। पीआरपी एफएल सीआरपी आरबीके सीआरपी कृषि मित्र पशु मित्र बैंक मित्र, जो कि हमारा जो नियमित है वो भी 8 महीने से हमको मानदेय नहीं दिया गया है। और जो हम 8 साल से काम कर रहे हैं हमारा कोई पहचान नहीं है। नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए बोला भी गया था, फिर भी हमको आज तक नहीं मिला। तो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा कोई पहचान नहीं है, हमको कोई जानता नहीं है। तो हम लोग जो 4 सूत्रीय मांग कर रहे हैं वो मांग नहीं पूरा नहीं होगा तो हम अनिश्चित हड़ताल पे बैठे रहेंगे। हमारे 14 तारीख से आंदोलन जारी है और हमारा मांग है 4 सूत्रियों को लेकर के हम लोग मांग किए हैं। हमारे सभी कैडर को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। प्लस में हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी करवाना है, मानदेय कम है और हम लोग का 8 महीने से जो मानदेय नहीं मिला है उसमें भी हम लोग परेशान हैं। आर्थिक स्थिति से समस्या से जूझ रहे हैं। और जो हमारे मांग जो चल रही है 4 सूत्रीय मांग, उसमें जो है हम लोग को पूरी होगी। अगर नहीं पूरी होगी तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना में बैठेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं भिलाई के ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा डायरेक्टर इंचार्ज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सेक्टर 1 स्थित क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बन दास गुप्ता थे। इस दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जोरदार तरीके से किया। वहीं इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 17 टीम के खिलाड़ियों से मुख्य अतिथि अनिर्बन दास गुप्ता में हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात प्रदर्शन मैच के लिए DIC 11 और OA 11 के बीच टॉस हुआ, जिसमें DIC 11 ने टॉस जीतकर धुआंधार बल्लेबाजी की शुरुआत की। तो ये DIC ट्रॉफी जो आयोजन किया गया हमारे ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा, एक पुरानी रीति है यहाँ पर, जो कि हमारे जो एलुमनी है डिफरेंट जो कॉलेजेस है जहाँ से हमारे अधिकारी आते हैं उनके बीच में एक मैत्रीतापूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंट। क्रिकेट अपनी जगह पे है, क्रिकेट खेलते अच्छा लगता है और एक दूसरे से सौहार्द भी बढ़ता है, दोस्ती भी बढ़ती है, एक दूसरे को जानते भी हैं। एक दूसरे को जानते तो हैं पर प्लांट में चूँकि काम में सब मग्न रहते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करने का, खेलने का, सब जो बातें होती काम की बातें होती, यहाँ पर कुछ और भी खेल के मैदान की भी बातें हो जाती है। तो एक बड़ी अच्छी एक परंपरा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की तहसील नौगंवा सादात तहसील परिसर में SDM सुधीर कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें एक नगर पंचायत की, एक विकास खंड की और 3 शिकायतें राजस्व की मिलाकर कुछ 5 शिकायतें आई, जिसमें से मौके पर एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। SDM सुधीर कुमार ने अपने अधीनस्थों को समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। झांसी में शुक्रवार की शाम तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से सरसों और गेहूं की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। इन बातों को लेकर बबीना क्षेत्र से कई किसान झांसी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, हाथों में खराब हो चुकी फसल लेकर मुआवजे दिलाए जाने की गुहार भी लगाई।
समस्या ये है सर कि हमारे खेतों पर ओला वृष्टि हो गई, फसल पूरी चौपट हो गई, लागत भी नहीं निकलना है। अब कहाँ से हम लोग 100 में 100% और कहाँ से अब बच्चे पालेंगे, क्या पशुओं को खिलाएंगे, इसलिए हम समस्या लेके सर के पास आए हैं। कितनी फसल खराब हुई है? फसल हमारे यहाँ वही 95% खराब हो गई, मतलब पूरे गांव की फसल। कासगंज में विद्युत कर्मियों की हड़ताल की गुंजाइश। कस्बे के एटा रोड स्थित बिजली घर में तकनीकी खराबी आने से विद्युत सप्लाई पूर्ण रूप से बाधित है, जिससे लगभग 130 गांव अंधकार में डूब गए, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिजली घर पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं होने के चलते बिजली घर पर ताले लगे हैं। वहीं लगभग 72 घंटे पूर्व बिजली घर में तकनीकी खराबी आने से विद्युत सप्लाई पूर्ण रूप से बाधित है। तकनीकी खराबी होने से सभी फीडर बंद हैं, जिससे क्षेत्र के लगभग 130 गांव अंधकार में हैं, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। साथ ही पानी की किल्लत से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा रानी। कहाँ रहती हो? गणेशपुर गांव। ये सप्लाई बिजली की नहीं आ रही है, क्या कहना है? ये कल 12 बजे से लाइट नहीं आ रही गणेशपुर में। पानी आने की समस्या कोई? सारी परेशानी है, पानी की भी और लाइट की भी, क्यों अंधेरा पड़ा हुआ है कल से, इन्वर्टर वगैरह सब डाउन है। क्या नाम है तुम्हारा? भोला। कौन से गांव रहते हो? गणेशपुर। ये बिजली नहीं आ रही है, इसमें क्या समस्या है? बिजली जो है शुक्रवार 10 बजे से बिजली गायब है, 72 घंटे की बताई है, 72 घंटे तक नहीं आएगी। समस्या यह है कि पीने वीने का पानी समर न चल पा रही है, बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं और पता नहीं कब चालू होगी या क्या होगा। बस्तर जिले के ग्राम कालीपुर निवासी से बिजली विभाग के कर्मचारी ने कार्य के एवज में 4000 रुपए की मांग कर दी। दरअसल पीड़ित व्यक्ति के मकान के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजरती है, जिससे मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसकी जानकारी व्यक्ति द्वारा विभाग को देते हुए तार में सुरक्षा के मद्देनजर पीवीसी पाइप लगाने का अनुरोध किया गया, जिस पर विभाग के अधिकारी द्वारा पीवीसी पाइप खरीद कर रखने को कहा गया और किसी प्रकार के शुल्क न लगने का आश्वासन दिया। किंतु फील्ड स्टाफ राजू कश्यप द्वारा प्रति पीवीसी पाइप के 2000 रुपए यानी 200 रुपए यानी 20 पाइप के कुल 4000 रुपए की मांग की गई। व्यक्ति द्वारा रिश्वत की रकम देने से मना करने पर काम नहीं करने का बोला। बस्तर में लगातार जिस प्रकार से जो है उत्पीड़न लाइट का बिल थमाया जाता है 40,000 50,000 रुपए की, इसकी शिकायतें लगातार आ रही थी। अब एक नया मामला सामने आ रहा है। मामला ये आ रहा है कि धर्मपुरा स्थित यहाँ के स्टाफ के द्वारा कालीपुर के क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आवेदन देकर के लगातार यहाँ 1.5 माह से चक्कर काटने के बाद सभी स्टाफ और अधिकारी को अवगत कराने के बाद कि मेरा मकान बन रहा है, बाधा पहुंच रही है, कृपया ऊपर मेरे द्वारा इलेक्ट्रिक पाइप ला के दिया गया है, उसे सिर्फ लगवा दीजिए, आप जो भी चार्ज होगा मिनिमम जो मैं करवा दूंगा बोल के। लेकिन उसके बावजूद आज एक वाकया होता है, यहाँ से स्टाफ जाते हैं और उसके बाद डिमांड करते हैं एक पाइप लगाने का 200 रुपए लगेगा। ये आखिरकार एस्टिमेट बना कहां से कि 200 रुपए एक पाइप का लगना है, ऊपर से जो है 4000 रुपए हो जाता है 20 पाइप लगाने का। आखिरकार ये व्यक्ति है कौन जिसके द्वारा डिमांड की गई? क्या ये अधिकारी के द्वारा की गई या फिर फील्ड स्टाफ के द्वारा की गई है? घर के ऊपर एक व्यक्ति के तार गुजर रहा है, तो उसने कहा कि सुरक्षा के लिए छत डालने से पहले यहाँ पर कई बार आया कि वहां पर पाइप लगवाना है। व्यक्ति ने 20 पाइप खरीद के रख लिया इलेक्ट्रिक पाइप तार में लगवाने के लिए। आज आपका फील्ड स्टाफ जाता है और बोलता है कि 200 रुपए दोगे एक पाइप लगाने का, तब मैं लगा के दूंगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसकी एस्टिमेट बनी थी, क्या ये आपकी जानकारी में है 200 रुपए पर पाइप मांगने का, और किस तर्ज पे मांगा गया है? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। और एलटी लाइन या एलएनकेवी लाइन में पाइप लगाने के लिए यहाँ से किसी प्रकार कोई एस्टिमेट नहीं बनता है ना। लाइन शिफ्ट होता है, एलएनकेवी का भी लाइन शिफ्ट होता है, 33 केवी का भी शिफ्ट होता है ना। यदि सुरक्षा की दृष्टि लगाना है तो केबलिंग भी कर सकते हैं हम। बाकी ऐसा अलग से उसमें जो बोल रहे हैं ना पीवीसी पाइप लगाने का, उसका एस्टिमेट नहीं बनता। तो ये जो 200 रुपए पर पाइप मांगा गया है आपके स्टाफ के द्वारा, इलीगल है? हाँ, इसे घूस कहा जा सकता है? नहीं, अब किसने मांगा? ये राजू कश्यप नाम के कोई आपके फील्ड के स्टाफ हैं, हाँ। बताया जा रहा है उनके द्वारा कालीपुर में गोविंद हल्दार की यहाँ पर अभी गए हुए थे कुछ देर पहले वो, और उनके द्वारा कहा गया है कि 200 रुपए अगर आप पर पाइप लगाने का देंगे, मतलब 20 पाइप का 4000 रुपए का होता है, अगर आप देंगे तभी मैं लगाऊंगा, वरना मेरे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होगी, उनको लेटर जारी करेंगे
है ना। यदि शिकायत आता है हमारे पास रिटर्न में तो, है ना, कोई जिनके पास गया था वो रिटर्न में यहाँ शिकायत करते हैं तो उनको लेटर जारी करूंगा मैं। जैसे और भी कई क्षेत्रों में इस प्रकार के डिमांड हो रहे हैं, और क्या इसके द्वारा किसी और से व्यक्ति से इस प्रकार से जो है डिमांड की गई है शासकीय सेवा में रहते हुए, क्योंकि उसको तनख्वाह अगर उन्हें नहीं मिलती है तो फिर ये जायज हम कहेंगे। अगर तनख्वाह मिलती है तो ये भ्रष्टाचार ही है। अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो ये जांच का विषय बना हुआ है। खबर जबलपुर से है, जहां हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जबलपुर सहित प्रदेश भर के अधिवक्ता लामबंद है। वहीं 3 माह में 25 पेंडिंग पुराने मामलों को निपटाने के हाई कोर्ट के आदेश को लेकर प्रदेश भर के जिला अदालत के अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। आपको बता दें कि जिला बार के सदस्यों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां सभी सदस्यों ने इस यज्ञ में आहुतियां डाली और स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने हड़ताल की अवधि बढ़ा दी। 19 मार्च तक अधिवक्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आदेश पारित किए गए हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस यज्ञ के साथ और आज का सद्बुद्धि यज्ञ के साथ में ये आज का जो हड़ताल है वो हमने विराम दिया है। संदीप शुक्ला, विधि प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। ये हम विगत एक सप्ताह से पिछले 13 तारीख से जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर न्यायिक कार्य से विरत है। हमारी मात्र मांग इतनी थी, वो भी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पक्षकारों को न्याय मिले। उनको जो निर्णय दिया जा रहा है, जो पक्षकारों के साथ में अन्याय हो रहा है किस प्रकार का, जैसे कि अपीलें उनकी खारिज हो रही हैं, नॉन अपीलेंस में एडवोकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं केसों में, तो उनकी अपीलें खारिज हो रही हैं, फटाफट निर्णय दिए जा रहे हैं। के बावजूद भी माननीय उच्च न्यायाधिपति महोदय या अन्य जिनको ये मामले को पटाक्षेप करना है, उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। और आज का मूल हमारा यज्ञ का उद्देश्य राज्य अधिवक्ता परिषद के खिलाफ भी है। राज्य अधिवक्ता परिषद टोटली मौन है, इसलिए आज हमने ये आंदोलन की यज्ञ किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे जबलपुर की, जहां प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों से काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी। आपको बता दें, मांगों को लेकर जबलपुर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अधिकारियों ने अपर कलेक्टर मिशा सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं जानकारी देते हुए तहसीलदार मुनव्वर खान ने बताया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की वेतन मान एवं पदोन्नति को लेकर सरकार को लगातार 10 वर्षों से अलग अलग तरीकों से जगाया जा रहा है। प्रदेश के तत्वाधान में हम लोगों ने अपर कलेक्टर महोदया को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में मुख्य 3 बातें हैं कि 2016 से हम लोग पदोन्नति के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसएलआर, एसएलआर प्रतीक्षित हैं। और हम लोग भी चाहते हैं जैसे अन्य विभागों में सरकार पदोन्नति कर रही है और उसी वे में हम लोग भी चाहते हैं। हम लोगों को कई बार सरकार और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आश्वासन मिला, लेकिन हम लोगों पे राजस्व वालों पे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, एसएलआर है, उन पे कोई कार्यवाही नहीं है। प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारी अपनी मांगों को लेके और काली पट्टी लगा के 2 दिन से काम कर रहे हैं रोज शुरू। और आगे जो है हम लोगों ने तय किया है कि जो सरकार ने हम लोगों को आश्वासन दिया था वो पूर्ति नहीं कर रही, तो हम लोग दिनांक 20/3/22 से और 22/3/23 से 22/3/2023 तक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद आगे जो है अगर मांग तब भी नहीं मानी जाती तो आगे करना पड़ेगा। अपना नाम राजेश कुमार सिंह, तहसीलदार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बात बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसम में बदलाव के साथ ही इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं कोरोना ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। बता दें कि इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार हैं, A, B, C और D। इसमें इन्फ्लुएंजा
H1N1 और H3N2 उप प्रकार तेजी से फैलता है। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम में बदलाव के साथ ही इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। साथ ही महीनों बाद कोरोना वायरस ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार हैं, A, B, C और D। इसमें इन्फ्लुएंजा A, H1N1 और H3N2 उप प्रकार तेजी से फैलता है। क्या है इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा या फ्लू सांसों के संक्रमण की बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते होता है। ये WHO की महामारियों की सूची में शामिल है। WHO के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 वेरिएंट A, B, C और D हैं। फ्लू के सभी वेरिएंट खतरनाक नहीं हैं। इसमें A और B ज्यादा संक्रामक है और मौसमी महामारी की वजह से बनते हैं। इन्फ्लुएंजा A ये वायरस सबसे अधिक संक्रमण की वजह बनता है। इसके 2 सब वेरिएंट हैं, H1H1 और H3N2। H1H1 को स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्वाइन फ्लू 2009 में तेजी से फैला था। फिलहाल H3N2 वायरस संक्रमण की वजह बन रहा है। इन्फ्लुएंजा B इसका कोई सब वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसकी वंशावली है। वर्तमान में फैल रहा B वायरस यामागाट या विक्टोरिया वंश का है। इन्फ्लुएंजा C यह आमतौर पर बहुत कम होता है और हल्के संक्रमण की वजह बनता है। इसे लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंजा D ये वायरस मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करता है और ये लोगों में संक्रमण का कारण नहीं माना जाता। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहले ही लोग दहशत में हैं। इस बीच कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर दस्तक दे दी है और लोग इसकी चपेट में आने लगे हैं। 4 महीने बाद एक बार फिर कोविड के नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 700 से अधिक नए मामले देखने को मिले हैं, जिसे देख लोग दहशत में आने लगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। चिंतित केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिख सलाह दी है। हेडर कोरोना अपडेट। देश में अब तक कुल 4,41,57,297 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मृत्यु दर 1.19% है। मरीजों की ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.90% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.64 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने 6 राज्यों को पत्र लिखा है। दरअसल केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जिन राज्यों को पत्र लिखा है उनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिख कहा है कि 15 मार्च तक कोविड केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, वैक्सीनेशन पर जोर देने का आदेश दिया है। महामारी कोरोना वायरस के बाद H3N2 वायरस ने दहशत फैला रखी है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वायरस ने बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। वायरस से संक्रमित बच्चों को ICU में भी रखना पड़ रहा है। इधर इसे H3N2 वायरस को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए इसके बचाव के उपाय भी बताए हैं।
आपको बता दें कि देश भर में तेजी से बढ़ते वायरस H3N2 के मामले ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ाकर रख दी है। डॉक्टरों के मुताबिक वैसे बच्चे जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें ये वायरस आसानी से अपने चपेट में ले रहा है। ऐसे में उन बच्चों के लिए ये संक्रमण और खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं वायरस के बचाव को लेकर डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को इस वायरस की चपेट में आने से बचाना है तो उन्हें साफ सफाई और टीकाकरण के जरिए बचाया जा सकता है। बच्चों पर मंडराया खतरा, वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तेजी से फैल रहा। बच्चों में संक्रमण का गंभीर रूप देखने को मिल रहा है। वायरस की चपेट में आने से बच्चों को आईसीयू में रखने की नौबत। खतरे वाली बात यह है कि इस संक्रमण की चपेट में आने के बाद संक्रमितों में दवा का भी असर नहीं हो रहा। डॉक्टरों की संक्रमितों को सलाह, संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक इस्तेमाल ना करें। गंभीर मामलों में हो सकती है बच्चों की मौत। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, सिर दर्द, 3 दिन से अधिक बुखार में शीघ्र डॉक्टर से परामर्श लें। H3N2 से बचाव के लिए बच्चों में टीकाकरण जरूरी। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार 5 से कम उम्र के सभी बच्चों को फ्लू से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। 6 महीने से 5 वर्ष तक के लिए बच्चे में टीकाकरण दिया जाना चाहिए। बच्चे के पहले साल में उसे फ्लू को 2 टीके दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही बाद में हर बरसात से पहले फ्लू का टीकाकरण होना चाहिए। H3N2 के मामले में फ्लू का टीकाकरण बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन काफी हद तक लक्षणों को कम करने में मदद मिलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। खबरों में फिलहाल